हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज जीव सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पूरे का पूरा हमारे इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कि इसके अंदर कितने भाग हैं। हमने पहले भी देखी, लास्ट सेशन में भी एक बारी जेल का मैंने बोला था ना, जेल पेन से याद रख लेना, वहां भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन अब डिटेल में करते हैं। वहां तो एक मोटे मोटे तौर पर मैंने चीजों को बताया था। आप देखिए कि सबसे पहले देखिए मैंने क्या बोला कि आपको जेल पेन याद रखना है, बट जेल जो है वो जे से शुरू है, जे ई और एल, ठीक है। जे से हो गया जुडिशरी, हमारे भारत सरकार किस तरह से काम कर रही है मैं वो बता रहा हूं आपको। फिर ई से हो गया एग्जीक्यूटिव और फिर एल से हो गया लेजिस्लेचर। तो ये तीन भागों में हमारी पूरी की पूरी भारत सरकार डिवाइडेड है। अब हर जो विभाग है ना, ये और ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है। ये ऐसा नहीं रखा गया कि सब कोई इसके अंडर हो जाए, या ऐसा नहीं रखा गया हर कोई इसके अंडर हो जाए या फिर इसके अंडर हो जाए, ऐसा नहीं है। तीनों का अपना अपना काम है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो कानून बनाए जाएंगे, जितनी भी पॉलिसी बनाई जाएंगी, सब चीजें बनाई जाएंगी, वो लेजिस्लेचर में बनाई जाएंगी। और ये जो दोनों विभाग हैं ये इसी पे डिपेंडेंट है। तो जो नया बना यहां पे, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? ये करेगा। और उसमें अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, कानूनी व्यवस्था के अगेंस्ट कोई जा रहा है, तो वो सब चीजों के लिए कौन है जिम्मेदार? फिर ये है, ये देखेगी। अब आप देखिए कि शुरुआत हमारी यहां से होती है मुद्दे के तौर पे। तो लेजिस्लेचर के अंदर अगर हम देखते हैं तो यूनियन और स्टेट आती है, ठीक है। यूनियन मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया एक तरह से, और स्टेट हो गया। अब ये स्टेट वो नहीं है जो हम डीपीएसपी में पढ़ के आ रहे हैं। वहां स्टेट का मतलब पूरा भारत देश था, यहां स्टेट का मतलब वही है राज्य, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं। जी हाँ, वही वाली स्टेट। और यहां यूनियन के नीचे फिर क्या आ जाता है? पार्लियामेंट आ जाता है। पार्लियामेंट में भी फिर क्या आ जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा आ जाएगा। बट यहां स्टेट के नीचे क्या आएगा? स्टेट लेजिस्लेचर आएगा। इसमें भी फिर आगे क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट की होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट की होती है, किसी की नहीं होती है। ये भी हमने एक सेशन में ऑलरेडी पहले किया हुआ है, दूसरे तीसरे सेशन के अंदर ही, जिसमें मैंने बताया था कि ये 6 स्टेट्स हैं जिनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकियों के अंदर नहीं है। वो अभी हम देख भी लेंगे जब समय आएगा, अभी तो हम एक एक करके चीजों को पढ़ रहे हैं। फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी की डिस्कस करते हैं। तो ये बॉडी के अंदर क्या है कि एक यूनियन है, एक स्टेट है। अगेन वही सेंटर वाली बात होगी और ये स्टेट वाली बात हो गई, है ना। यहां यूनियन के अंदर कौन कौन काम करता है? सबसे टॉप पे रहता है प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, फिर अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ये मेन बॉडीज हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। फिर यहां पे स्टेट में जाएंगे तो गवर्नर रहेगा, यानी कि यहां पे जैसे प्रेसिडेंट है तो उसी का ही एक वाइस वर्सा समझ लीजिए, यहां पे क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया उसी का, गवर्नर। फिर यहां पे जो वाइस प्रेसिडेंट है, यहां कुछ नहीं होता उसके कंपेरिजन में। यहां प्राइम मिनिस्टर जो है तो यहां क्या हो गया? चीफ मिनिस्टर हो गया। फिर यहां पे जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, तो यहां पे क्या हो गया? स्टेट की काउंसिल मिनिस्ट्री हो गई। फिर यहां पे अटॉर्नी जनरल होता है, तो यहां पे एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। ये आपको मैंने मोटे तौर पे बताया एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब जुडिशरी के बारे में देखते हैं। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे कौन है हमारे यहाँ? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन आता है? हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट से भी नीचे फिर कौन से आते हैं? सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर और फर्दर लोअर कोर्ट्स होते हैं, ये सब उसके नीचे आ जाते हैं। आइए अब हम एक एक करके इन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे देश का सबसे पहला व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं वो कौन है? दैट इज प्रेसिडेंट। तो आइए प्रेसिडेंट के बारे में एक एक डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा सेशन रहेगा प्रेसिडेंट के बारे में, बट आपको चीजें एक एक क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम में कुछ भी आएगा तो कुछ छूटेगा नहीं, हर चीज को हम कवर करके चलेंगे। आप देखिए कि प्रेसिडेंट के अंदर आर्टिकल जो है आर्टिकल 52 बोलता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, बस यही बोलता है आर्टिकल 52। और आर्टिकल 53 बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। जैसे कि अभी मैं बता के आया आपको, इस चार्ट को देखिए। इस यूनियन के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन है? यूनियन। और यूनियन का ही एक तरह से हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। ये बताने की कोशिश हो रही है। और प्रेसिडेंट का इससे कोई लेना देना नहीं लेजिस्लेचर से। प्रेसिडेंट एक अपनी अलग बॉडी है ना। प्रेसिडेंट यहां पे नहीं हो सकता। अगर वो यहां पे है किसी भी जगह पे, वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर, तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट बनने से पहले, है ना, नहीं तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। अब इसके आगे देखिए ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। जितने भी भारत के अंदर मिलिट्री की फोर्स है ना, चाहे वो तीनों, चाहे वो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जितनी भी सेनाएं हैं, सबका सुप्रीम कमांडर कौन है? सब सैल्यूट किसको मारेंगे? प्रेसिडेंट को मारेंगे। ही इज द सुप्रीम पावर ऑफ मिलिट्री। सेनापति इसलिए यही है। दो ही इज ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, या फिर कहीं टिटुलर हेड या डिज्यूर हेड या फिर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और जस्ट ए सिंबॉलिक हेड। इसका मतलब क्या है कि बेशक से प्रेसिडेंट जो है वो सेनापति है हमारे पूरे देश का, उसके पास सारी पावर्स हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है? वो टिटुलर हेड है, यानी कि एक तरह से नॉमिनल हेड या फिर कहीं की नाम का ही हेड है। उनके पास
पावर्स होते हुए भी पावर्स नहीं है। अब वो ऐसा क्यों है, जब आप पूरे प्रेसिडेंट के सेशन को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारे संविधानकर्ताओं ने क्यों ऐसा किया है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को पावर दे दी गई तो आप समझिए कि पूरा देश फिर एक ही व्यक्ति के सेंट्रलाइज हो जाएगा। इसीलिए जो पावर दी गई है वो किसको दी गई है, पूरी की पूरी एक तरह से डिविजन्स के तौर पर दी गई है। यानी जुडिशरी को अलग पावर दे दी कि अगर यहां इस बॉडी में कुछ समस्या आ रही है तो जुडिशरी इसके अगेंस्ट खड़ी हो जाए। अच्छा, लेजिस्लेचर में दिक्कत आ रही है तो फिर यहां पे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाए। इस तरह से ये 3 भागों में बांटा गया पूरी पावर को। अब देखिए कि अगर आपसे लिस्ट पूछ ली जाए 1950 से लेकर 2022 तक के प्रेसिडेंट्स की बात कर रहा हूं। 1950 ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि तभी हमारे देश को गणतंत्र दिवस के तौर पे जाना गया है ना, रिपब्लिक हमारा बना, कॉन्स्टिट्यूशन भी तभी बना। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तभी तो भैया उसके बाद प्रेसिडेंट बनेंगे ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद साहब थे। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, भारत देश का पहला प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो कि 1950 से 1962 तक रहे यहाँ पे। ठीक है, लगभग आप समझिए कि 7 साल के आसपास ही हो गया। लेकिन हालांकि जो आज की डेट में देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो राज करता है वो 5 साल ही राज करता है। अब देखते हैं इसके अंदर की जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट है अब हमारे, वो है द्रौपदी मुर्मू जी। और ये देखिए 2022 में बनी है और अब तक इनकम्बेंट, टिल नाउ को हम इनकम्बेंट वर्ड भी यूज कर देते हैं, तो कहीं इनकम्बेंट लिखा आ जाएगा तो यानी कि अब तक। तो ये यही है द्रौपदी मुर्मू जी। अक्सर एग्जाम में इनकी ट्राइब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स देखे ना, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये सवाल आता है कि ये कौन सी ट्राइब से हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जैसे आप समझिए कि आदिवासी इलाके टाइप होते हैं, वहां पे ट्राइबल एरियाज होते हैं, ये वहां से हैं। इस वजह से इनसे इनकी ट्राइब के बारे में पूछा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है संथाली ट्राइब से। अगर सवाल आए तो संथाली ट्राइब मार्क कर देना। एक और मैं कमाल की बात बताता हूं, देखिए इसके अंदर ना जितने भी प्रेसिडेंट है, अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ ही प्रेसिडेंट है इनको जिनको आप सच में जिनके साथ फेमिलियर हो गए। आप देखिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से शुरू हो जाइए और इधर की तरफ बढ़ते जाइए। प्रतिभा पाटिल जी हो गई, प्रणब मुखर्जी हो गए, रामनाथ कोविंद हो गए और द्रौपदी मुर्मू। यानी जब आप एपीजे अब्दुल कलाम से इधर की तरफ जाते हैं ना, तो लेटेस्ट की तरफ, तो आप जानते हैं यानी कि आप रिसेंटली ना 5 या 6 प्रेसिडेंट्स को ही ज्यादा जानते होंगे एज कंपेयर टू उससे पीछे। क्योंकि मेरे को अभी भी याद है कि जब हम बचपन में स्कूल जाया करते थे तो हमें बस टीचर्स रट्टे मरवाया करते थे कि भैया हमारे प्रेसिडेंट के.आर. नारायण है, के.आर. नारायण है। मेरे को याद भी नहीं था कि के.आर. की फुल फॉर्म क्या होती है। लेकिन आज जब देखते हैं तो अच्छा सब समझ में आता है कि क्यों टीचर के.आर. के आगे बताया नहीं करते थे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि बच्चे को याद ही नहीं होगी कोचेरिल रामन नारायणन, तो बच्चे को इतना याद नहीं होगा तो सीधा बताता था टीचर के.आर. नारायणन, है ना। तो और इससे पीछे वालों के साथ आप बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको शायद देखा नहीं अपनी लाइफ में, इसीलिए। लेकिन कलाम साहब तक तो आपने देखा होगा, इसलिए आप इनके साथ फेमिलियर है, और इनके बाद वालों के साथ तो फिर होंगे ही होंगे फेमिलियर। ठीक है। अब देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के प्रेसिडेंट के, तो वो तरीके तो हम डिस्कस करेंगे ही कि कौन बंदा है जो प्रेसिडेंट बन सकता है। या तो हम ये कर सकते हैं कि पहले मैं आपको क्वालिफिकेशंस बता दूं, या फिर इनके इलेक्शंस के बारे में पहले कर सकते हैं। तो पहले हम इलेक्शन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इलेक्शन ही है। अब इसमें देखिए कि सपोज कीजिए अभी आप क्वालिफाई हो गए प्रेसिडेंट के लिए, कैसे क्वालिफाई होंगे वो बाद में देखते हैं, क्योंकि मुद्दे की बात है कि ये जो इलेक्शन का टॉपिक है ना प्रेसिडेंट के, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन आना हुआ एग्जाम में तो इसी से आएगा। गले की बैंड बजी हुई है भाई, बहुत काम कर रहे हैं आपके लिए हम। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, ये कॉलेज वो नहीं है जिसमें आप जाया करते थे, ये कॉलेज वो है जिस कॉलेजियम जिसको कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा समूह कह सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रेसिडेंट को वोट कौन कर सकता है, तो आप बोलेंगे कि जो इलेक्टेड एमपीज हैं। एमपी कौन होता है? देखिए मैंने आपको बताया था कि एक होती है लोकसभा, राज्यसभा, और एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये होती है स्टेट की, ये होती है सेंटर की या यूनियन की। अब यहां पे जो सेंटर के अंदर बैठे हैं लोकसभा राज्यसभा के, इनको क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसी को पार्लियामेंट बोला जाता है। लेकिन अगर आप स्टेट के अंदर बैठे हैं, स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल है ना, वहां पे अगर आप जाते हैं या वहां के विधायक हैं एक तरह से, तो आपको क्या बोला जाएगा? एमएलए बोला जाएगा। यानी कि एक देश के अंदर एमएलए बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एमपी बहुत नहीं हो सकते हैं। इसी से क्लैरिटी आ रही होगी, क्योंकि यहां पे एमपी जो है पूरे देश के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि देश के हर जगह से कुछ कुछ एमपी आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम स्टेट की बात करें तो एक स्टेट के अंदर बहुत सारे एमएलए होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही एमएलए घूमेगा, है ना।
तो यहां पे आप देखिए कि इलेक्टेड एमपी, नॉमिनेटेड की बात नहीं हो रही कि प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या किसी के द्वारा किसी को नॉमिनेट करवा दिया गया, वो नहीं। जो इलेक्शन लड़के आया है, जो खुद इलेक्शन लड़के, क्यों ऐसा किया गया है संविधान के अंदर? क्योंकि अगर आप इलेक्टेड नहीं है इसका मतलब आपको लोगों ने चूज नहीं किया है, और अगर आप इलेक्टेड हैं इसका मतलब कि आपको लोगों ने चूज किया है। लोगों ने चूज किया तो यानी कि इतने लोगों की आप आवाज हैं एक तरह से, तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपको हक है प्रेसिडेंट चूज करने का, इलेक्ट करने का, ये कारण है। लेकिन आपको अगर किसी ने नॉमिनेट कर दिया, तो वो एक व्यक्ति ने अपनी बिहाफ पे नॉमिनेट किया, तो वो एक व्यक्ति की राय है कि आपको उसने नॉमिनेट किया, तो आपको कैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने दिया जाए? नहीं लेने दिया जाएगा। दूसरा, इलेक्टेड एमएलएज, अगेन मैंने वही बोला कि नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए, नामांकित नहीं होने चाहिए, सिर्फ ये इलेक्टेड ही जो है वो वोट कर सकते हैं। तो इलेक्टेड एमएलए ऑफ द स्टेट, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। प्रेसिडेंट के ऊपर ना 4 पॉइंट देता है, बोलता है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताओ। ए इज राइट, ए और बी इज राइट, ए बी सी इज राइट। और मेंस लेवल तक अगर हम चीजों को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो चीजें यहां पे पढ़ा रहा हूं ना, एकदम रेलिवेंट टू एग्जाम और बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें, कुछ भी स्किप नहीं आप कर सकते। तो ये सीधा सीधा पूछता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन लोग भाग ले सकते हैं, तो आपको ये याद करके रखना है। और साथ में वो ऑप्शन में ये भी देगा कि नॉमिनेटेड एमपीज, नॉमिनेटेड एमएलए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप मार्क करके आ जाएंगे और गलत हो जाएगा। फिर सी पार्ट है इलेक्टेड एमएलएज ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। 2 यूटी ऐसी हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेती हैं लेकिन उसकी इंपीचमेंट में भाग नहीं लेती हैं। ध्यान देना इस चीज को। इंपीचमेंट क्या होता है कि प्रेसिडेंट को जब हटाना हो तो नॉमिनेटेड सदस्य भी भाग लेंगे। समझना इस बात को, क्योंकि आप देखिए कि राज्यसभा, जैसे राज्यसभा में बहुत सारे मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, तो वो नॉमिनेटेड सदस्य भी भाग लेंगे। बेशक से वो इसकी इलेक्शंस की भूमिका में प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने में भाग नहीं ले रहे, लेकिन इंपीच करने में भाग जरूर लेते हैं, यानी कि हटाने में जरूर भाग लेंगे। लेकिन जब प्रेसिडेंट को लगाना है तो तब ये जो दोनों यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली और पुडुचेरी, जो यहां के मेंबर्स हैं, इलेक्टेड एमएलए हैं, ये भी भाग लेते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तब इन दोनों जगहों के एमएलए भाग नहीं लेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं, जो मैंने बोला है दोबारा से उसको सुनिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो ऊपर से निकल जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स अभी मैंने बोली है, दोबारा बार बार बोलने का कोई सेंस नहीं है, दोबारा रिपीट करके देख लेना वीडियो को। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि does nominated members of parliament and legislative assemblies and members of legislative councils do not participate in presidential elections। वही मैंने बताया कि यहां पे जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे किसमें, इलेक्शन में, और जो इलेक्टेड सदस्य हैं वो जरूर भाग लेते हैं। अब आप समझिए कि मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां भी हमने वही लिखा है, ये 3 पॉइंटों में मैंने पूरे के पूरे क्रक्स को यहां पे समझा दिया है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इसी को बोलते हैं, ये पूरे को क्या बोलेंगे, इलेक्टोरल कोलिजियम बोलते हैं इसी को पूरे को। अब यहां पे क्या है कि प्रेसिडेंट जो है उसको पहले 15,000 रुपए सबमिट करने पड़ते हैं, और यहीं से ही 50-50 लोगों की, अब देखिए बहुत ज्यादा आपको उसमें घुसने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा। 2 तरह के 50-50 लोग होते हैं जिनको अपने आप के लिए वोट दिलवाना होता है कि हाँ ये आपको देखना चाहते हैं एज ए प्रेसिडेंट, और साथ में आपको 15,000 रुपए जमा करवाने होते हैं। अगर आप 1/6 वोट भी नहीं ले पाए इनकी, तो फिर वो 15,000 रुपए आपके जब्त हो जाएंगे। 15,000 रुपए आप आरबीआई के अंदर जमा करवाएंगे, तभी आप इसके प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हैं, है ना। अब यहां पे होता क्या है इलेक्शन में कि जो पीपल हैं, एक बंदे को एक वोट माना जाता है हमारे देश के अंदर। ठीक है, अब आप लोगों ने इलेक्ट करवा के किसको भेज रखे आगे, अपने बिहाफ पे एमएलए को और एमपीज को। अगर तो हमारा देश डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता, तब क्या होता, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए डायरेक्टली हम लोग ही वोट कर देते। लेकिन हमारा देश इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज पहले ही शुरू के लेक्चर्स में समझा रखा है, अब मैं लिंक कर रहा हूं वहां से जनरेट सारे। तो क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने बिहाफ पे एमएलएज और एमपीज को बनाते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली इनकी वोटिंग में भाग लेते हैं। लेकिन आगे अब जो प्रेसिडेंट की वोटिंग है उसमें हम ना भाग लेके, क्योंकि फिर तो पूरे देश में बहुत ही लंबा काम हो जाएगा यार, इतना बड़ा देश के लिए कैसे ये पॉसिबल है। तो आगे हमारे बिहाफ पे एमएलए और एमपी जो हैं वो किस में भाग लेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के अंदर भाग लेंगे। अब मैं आपको अगली स्लाइड में थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से बताता हूं। आप देखिए यहां पे क्या होगा कि जितने भी एमएलए हैं, अब हमारे देश के अंदर देखिए आज की डेट में जैसे 4120 एमएलए हैं। अगर ये 4120 हैं, ये क्या है, एमएलए। और अगर मैं एमपी की बात करता हूं
तो ये कितने हैं अभी 776। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर हमने ये बोल दिया कि हर बंदे की एक वोट ही हम कंसीडर करेंगे तब तो एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर आप एक एमएलए की एक वोट माने, एक एमपी की एक वोट माने, तब तो फिर हमेशा जो एमएलए लोग हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। लेकिन आप देखिए कि एमपी जो है ये भी तो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने ह्यूज क्राउड से ये बन के आए हैं। तो हम ऑलरेडी जितना जानते हैं कि इनकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एमएलए। तो ये इतने जो लोग हैं, इतने वैल्यूएबल लोग एमपी, तो उनकी वोट की वैल्यू एक कैसे हो सकती है, फिर इनके बराबर कैसे हो सकती है? यानी कि इनकी एक वोट और इनकी एक वोट एक बराबर नहीं हो सकती है। उसके लिए एक तरीका है करने का, यानी अगर एमएलए है तो उसकी वोट कैसे पता लगेगी प्रेसिडेंट बनाने के लिए? हम देखेंगे कि वो जिस जगह से एमएलए बन के आ रहा है वहां की पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि वहां पे हमने देखा कितने लोग रहते हैं उस स्टेट में, उसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ एमएलए से और फिर फर्दर 1000 से डिवाइड कर दिया ताकि हम इस वैल्यू को छोटा कर पाए, क्योंकि नहीं तो फिर वो करोड़ों में नंबर आ गया तो उसका सेंस नहीं बैठती। हम उस नंबर को छोटा करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते, क्योंकि वो 3 जीरो काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, आप सोच रहे होंगे, इससे क्या हुआ कि आपकी जो पूरी की पूरी एक स्टेट है उसके अंदर जो पूरी पॉपुलेशन है, हमने क्या किया, हमने देखा कि इस पूरी की पूरी स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, और फिर इस स्टेट को देखिए हर जगह का एक एमएलए है ना, हर जगह का एक एमएलए है। तो इस एमएलए के लिए पॉपुलेशन कितनी लगेगी, पूरी स्टेट में जितने भी लोग हैं डिवाइड बाय कितने यहां पे एमएलए बने हुए हैं। मान लो 5 एमएलए बन रखे हैं तो इसको डिवाइड कर देंगे पूरी पॉपुलेशन को बाय 5, और क्योंकि वो नंबर करोड़ों में आने शुरू हो जाएंगे तो इसीलिए डिवाइड बाय 1000 भी कर देंगे उसको, फिगर को छोटा करने के लिए। ऐसे करके जब हम 4120 टोटल एमएलए हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं तो वो बनती है इतनी 54945। और मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों की वैल्यू को हमें सेम करना है। ये एक तरह से सिक्के हैं, ये समझ लीजिए कि एमएलए के पास इतना धन है, ऐसे समझ लो इसको कुछ, और सेम ही धन हमें किसके पास लेके आना पड़ेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि बराबरी रहे इलेक्शंस के अंदर तो सेम ही धन किसके पास होना चाहिए, एमपीज के पास भी होना चाहिए, यानी कि इनके पास भी हम क्या बोलेंगे कि सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब दोनों की वोट्स की वैल्यू सेम हो गई है, समझे? अगर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसकी और इसकी वोट की अब वैल्यू सेम हो गई है। यानी कि ये अगर मेरे को एक एमएलए की वोट निकालनी है तो मैं देखूंगा उसकी स्टेट की पूरी पॉपुलेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एमएलए डिवाइड बाय में 1000। अब आप ये मत कर देना कि इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया 4120 से, जी ये तो एक एमएलए की वो है वैल्यू, जी नहीं। कई जगह पे ऐसा है कि बहुत ही कम वैल्यू है एमएलए की, कई जगह पे बहुत ज्यादा, जैसे यूपी है तो सबसे ज्यादा वैल्यू एक एमएलए की कहां पे है, यूपी की है। एक एमएलए की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 200 पार हो जाती है, ऐसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं। वहीं पे अगर कुछ स्टेट्स की देखें तो वो 8 तक ही रह जाती है। ठीक है, मैं हजारों की संख्या में बता रहा हूँ, ये आप इसको वो मत समझ लेना, मैं हजार इसके साथ 1000 भी मल्टीप्लाई कर लेना, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो वो आपको ज़्यादा उस चीज़ के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है कि ये किस चीज़ में, बस मोटे तौर पे मैं एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ कि अगर एक छोटी स्टेट है वहाँ 8 है एमएलए की वैल्यू, तो एक बहुत बड़ी स्टेट यूपी के अंदर उसी एमएलए की वैल्यू 200 भी हो सकती है। ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने। ओके, अब ये लोग वोट करेंगे और फिर देखा जाएगा एंड में कि आगे बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन अब वनडे एग्जाम में ये कोई यूपीएससी की तैयारी तो है नहीं है, तो ना ही स्टेट में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि अब ये जो लोग वोट करेंगे फिर देखा जाएगा कि टोटल वोटिंग एक व्यक्ति को कितनी मिली है। एक्चुअली आगे भी क्या होता है कि बैलेट पेपर होते हैं, जैसे ए बी सी डी ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर उसमें काउंटिंग भरनी होती है कि एक व्यक्ति है, मान लो वो ए को 2 प्रेफरेंस देना चाहता है, इसको 1, इसको 3, इसको 4। अब उसमें नहीं घुसते, कोई सेंस नहीं बैठता उसमें जाने का, क्योंकि मैं पढ़ाना चाहूँ तो मैं और बहुत कुछ बता सकता हूँ इसके अंदर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज़ को बोलते हैं, ये जो मैंने इतना कुछ समझा दिया ना, इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो मैंने लिखा ना 1 पीपल 1 वोट, तो इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये कैसे होता है, ये ऐसे ऐसे पेपर्स पे लिख के अपनी प्रेफरेंस गोलमोल करके किसमें डालते हैं, बैलेट बॉक्स के अंदर डालते हैं। जी हाँ, यहाँ पे ईवीएम से नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं है, ये बैलेट बॉक्सेस के थ्रू होती है। और आर्टिकल 55 क्या करता है, मैनर ऑफ इलेक्शन एंड देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव, वही कि कैसे इलेक्शन होंगे ये सब चीजें बताई गई हैं, और एमपी और एमएलए के अंदर कैसे असाइन होना है ये पूरी की पूरी वैल्यूज वो बताई गई हैं। ठीक है भाई, यानी कि अब यहां पे एक एमपी की वोट बहुत हाई वैल्यू हो जाएगी। एक एमपी की वोट कितनी होगी, 549,495 डिवाइड बाय में कितने, 776। आप समझिए कि एक एमपी की वोट इतनी ज्यादा हो गई है, जबकि एक एमएलए की वोट ऐसे नहीं होगी। एक एमएलए की वोट कैसे है, वो ये इस फॉर्मूले से निकलेगी।
अब द इलेक्शंस आर मॉनिटर्ड एंड कंडक्टेड बाय, कौन इन इलेक्शंस को करवाता है? जी हाँ, वन एंड ओनली वन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ही इसके इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि अगर हम थोड़े से फैक्ट्स जानना चाहें तो हम देखते हैं कि ओनली वन प्रेसिडेंट दैट इज नीलम संजीव रेड्डी हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड सो फार, यानी इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ये अनअपोज्ड बिना किसी ओपोजिशन के खुद ही मतलब सिंगल खड़े होकर ही नीलम संजीवा रेड्डी जो है प्रेसिडेंट बन गए। ये एकमात्र ऐसा इतिहास के अंदर हमारे भारत के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं। ही इज द ओनली प्रेसिडेंट हु हैव बीन इलेक्टेड ट्वाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि वो 7 साल के आसपास तक रहे, तो मैंने वही बताया ना कि प्रेसिडेंट तो 5 साल तक रहता है, तो वो 2 बार हुए होंगे, हो सकता है उनके बाद वो उनकी डेथ हो गई हो या कुछ है, ये देखिए ना आप, यहीं से पता लग जाएगा आपको। तो उस वजह से क्या है कि वो 7 साल का टेन्योर अपना पूरा करके गए हैं। ही इज द ओनली प्रेसिडेंट जो 2 बार सिलेक्ट हुए हैं। फिर अगर 2 प्रेसिडेंट्स और हैं ऐसे, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों ऐसे हैं, ये देखिए जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों जो है केवल और केवल यही दोनों ऐसे प्रेसिडेंट है भारत के जिनकी डेथ इनके खुद के ऑफिस के अंदर ही हो गई थी। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 56 की तरफ। आर्टिकल 56 क्या बता रहा है हमें? टर्म ऑफ ऑफिस एंड आर्टिकल 57 क्या बता रहा है? री इलेक्शन के बारे में। ये ध्यान रखना, 56 और 57 क्या बताता है हमें? ये कि प्रेसिडेंट की टर्म कितने समय तक वो रहेगा, और फिर 57 बताएगा री इलेक्शन के बारे में। ठीक है भाई, आइए अब इसके अंदर देखते हैं कि जो टर्म है कितने साल के लिए प्रेसिडेंट कोई बनता है। तो मैंने आपको बताया कि ये 5 साल के लिए बनते हैं, और रेजिग्नेशन जो है ये वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो रेजिग्नेशन है, अगर बाई चांस वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो प्रेसिडेंट किसको देके जाएंगे अगर छोड़ना ऑफिस? तो फिर उस केस में ये किसको देंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। बट बाई चांस ऐसा हो सकता है कि वो भी मान लो अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तब किसको देके जाएंगे? तब ये स्पीकर ऑफ लोकसभा को देके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट केवल एक ही बार वो प्रेसिडेंट बने, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो 2 बार बने, अभी तक और किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं हो, वो अलग बात है, लेकिन वो बन सकता है दोबारा भी। और आर्टिकल 58 क्या बोलता है? वो बोलता है क्वालिफिकेशन के बारे में, आर्टिकल 59 कंडीशंस और आर्टिकल 60 ओथ के बारे में। तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी का मतलब है कि कौन है व्यक्ति, अगर आप हैं तो क्या आप बन सकते हैं प्रेसिडेंट के, नहीं बन सकते, उसकी बात हो रही है। आइए देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप सिटीजन होने चाहिए हो भारत के, अगर आप विदेशी हो या कोई इमिग्रेंट हो तो नहीं आप बन सकते, पहली कंडीशन। दूसरी, 35 साल के आप होने चाहिए। ठीक है, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या एज लिमिट है प्रेसिडेंट बनने की, ये आपको याद होना चाहिए। एक एक चीज जो मैंने लिखी है ना बेहद महत्वपूर्ण है, एक भी चीज को आप स्किप नहीं कर सकते हो। तीसरी चीज कि ये जो है इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज एन एमपी ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये कम से कम एलिजिबल होना चाहिए एमपी के इलेक्शन लड़ने के लिए। इसकी अब देखिए कोई सेट ऑफ एज लिमिट नहीं है, थोड़ा सा वेग पॉइंट है, बट लगभग आप मान के चलिए कि अभी तक 25 साल तो कम से कम इसकी एज लिमिट होती है। बट अगेन वही वाली चीज़ है कि अगर वो 35 साल का है तो फिर कोई सेंस नहीं बैठ रहा है इसका। बट हाँ, ये है कि कोई जैसे मान लीजिए क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह नहीं होना चाहिए, और कोई कंडीशंस ऐसी हैं उनके ऊपर जो भी एमपीज के ऊपर है, यानी कि ये बंदा ऐसा होना चाहिए कि ये एमपी भी बन पाए। बनना नहीं है उसको एमपी, लेकिन एमपी बनने की जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफिकेशन को पूरा करता हो। तो ये जो 3 चीजें आपको याद रखनी है। फिर आर्टिकल 59 में कंडीशंस आती हैं कि ये उलझ की तार है ना, कंडीशंस आती हैं कि आप किस कंडीशन में नहीं बन सकते या क्या चीज़ है जो आपको नहीं करनी है उसके अंदर। अब वो कंडीशंस में देखिए, एक तो ये कि ये जो है मेंबर ऑफ एनी हाउस नहीं हो सकता पार्लियामेंट का, और दूसरा है कि ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। ये यहाँ मैंने क्लैरिटी दे दी है। आर्टिकल 59 क्या बोलता है? शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या फिर कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं होना चाहिए। अगर ये व्यक्ति गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी पहले अपनी गवर्नमेंट की, या फिर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कर रहा है ये व्यक्ति, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है कि जिससे कि इसको कोई पर्सनल फायदा हो सकता है प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो इसको वो सब पद पहले त्यागने पड़ेंगे, तभी ये प्रेसिडेंट बन सकता है। ये नहीं कि आप किसी कंपनी के सीईओ बने हो और फिर प्रेसिडेंट बन गए देश के, ऐसा नहीं हो सकता। The president shall not be a member of either house of the parliament of any legislature, even if such a member is elected, he is deemed to have vacated that seat। यानी कि अगर आप मान लीजिए किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के, मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा, आप कहीं पे भी अगर इलेक्टेड हैं वहां पे, तो आपको वो पद को छोड़ के ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि उस पद को संभालते हुए आज से मैं प्रेसिडेंट का भी कार्यभार संभालने के लिए सक्षम हूं,
ठीक है मेरे देश के वासियों, ऐसा नहीं करना है आपको। एक ही काम हो सकता है, या तो ये या वो। फिर इसके बाद आती है बात ओथ की। तो ओथ जो दिलाता है प्रेसिडेंट को, कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो, उस टाइम पे एब्सेंट हो, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे। अब समझना, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं फोटो इसीलिए लगाई है ताकि आपके दिमाग में छप जाए ये चीज। ये जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इनको अभी ओथ किसने दिलाई थी? तो आप देखिए, इनको ओथ दिलाई है चीफ जस्टिस एनवी रामन्ना ने। ये उस टाइम के चीफ जस्टिस थे, आज के चीफ जस्टिस ये नहीं है। अब इसमें पॉलिटी में क्या होता है ना यार, हर दूसरे दिन पॉलिटी चेंज होती है। अब आप मान लीजिए कि अभी पढ़ रहे हैं चीफ जस्टिस के बारे में, तो मैं इसीलिए जितने भी करंट इवेंट्स की बातें करूंगा, मैं थोड़ा सा उन पर रिस्ट्रिक्शन तो लगाऊंगा खुद पे, लेकिन आपको साथ के साथ रिकमेंड करता जाऊंगा कि आप इस वक्त जाके तुरंत देखिए गूगल के ऊपर। अभी हम हालांकि चीफ जस्टिस पढ़ेंगे, ये तो फ्रेश कंटेंट है, इसमें तो मैं बताऊंगा ही, चीफ जस्टिस का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट में कौन है। लेकिन आप साथ के साथ एक काम जरूर करते जाइएगा, एक कॉपी पे लिख लो कि आपको बाद में ये सर्च करना है कि चीफ जस्टिस भारत का अभी प्रेजेंटली कौन है। ठीक है, ये बाद में सर्च करना, अभी सेशन को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, बस कहीं पे लिख के रख लो कि ये बाद में हम सर्च करेंगे। अब देखिए इंपीचमेंट की प्रोसेस। अगर वो आर्टिकल इसका पूछता है तो क्या आर्टिकल है? आर्टिकल 61 क्या बताता है कि प्रेसिडेंट को अगर हटाना है, देखिए ना कि आज ये वही पूछ रहा है कि भैया क्या हो गया हमसे, क्या गुनाह हो गया है ना, काहे हटा रहे हो हमको। तो वही वाली चीज है ये कि इंपीच करना हो प्रेसिडेंट को तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी प्रेसिडेंट को इंपीच किया गया हो। ठीक है, यानी कि सभी प्रेसिडेंट्स ने अपनी जो ड्यूटियां हैं बखूबी निभाई हैं, ऐसा कभी नौबत नहीं आई कि उनको इंपीच कर दिया जाए। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं इंपीचमेंट को शुरू करने से पहले कि जो प्रेसिडेंट होता है वो इम्यून होता है फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग हिज टर्म। अगर वो प्रेसिडेंट है तो उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लग सकते हैं। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड, ना ही उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही उनको जेल में डाला जा सकता है जब तक कि वो प्रेसिडेंट है। उसके बाद डाला जा सकता है लेकिन उससे पहले नहीं, है ना। हाउ एवर आफ्टर 2 months नोटिस civil proceedings can be initiated against him during his term in respect of his personal acts। अगर उसने पर्सनली कोई क्राइम ऑफेंड कर दिया है तो बेशक से उसको जेल में नहीं डाल सकते या डायरेक्ट उस पर कोई चार्ज नहीं लगा सकते हैं या डायरेक्ट इंप्रिजन नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि 2 month का एक नोटिस दिया जा सकता है। देखिए, आफ्टर 2 months नोटिस, एक नोटिस भेजेंगे उसके घर में प्रेसिडेंट के कि भैया आपके ऊपर ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं, आप बताइए इसके बारे में अगर आपकी कोई सफाई है, नहीं तो आफ्टर 2 months आपके ऊपर फिर हम इस पर प्रोसीडिंग कर देंगे। यानी 2 महीने का टाइम दिया जाएगा प्रेसिडेंट को संभलने के लिए। ये नहीं कि तुरंत उनके घर पे छापा मार के तो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, ऐसा नहीं होता है ना। अब हम इंपीचमेंट की बात करते हैं। ए फॉर्मल रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, संवैधानिक तरीके से अगर प्रेसिडेंट को उनके पद से मुक्त करना हो कि आपको पसंद नहीं आ रहा है या फिर कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं कि मान लीजिए कि हर जगह हर बिल के ऊपर ये वीटो लगाए जा रहे हैं या कुछ समस्याएं पैदा कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एट द एंड इनको हटाना पड़ेगा, है ना, कि ये तो दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो चक्का घूम रहा है उसको रोकने की कोशिश हो रही है, तब ये चीज को इनिशिएट किया जाता है। ही इज इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझना, अब इंपीचमेंट भी ऐसा नहीं है कि आपने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से इनसे कि भैया मेरे को पसंद नहीं है ना, कि ये डोल रहे थे सुबह, है ना, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, इनकी मॉर्निंग वॉक अच्छी नहीं लगी मुझे, है ना, तो इसलिए इनको इंपीच कर देते हैं आज। ऐसा नहीं आप कर सकते, है ना, अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए नहीं। तभी इंपीच कर सकते हो अगर इन्होंने कोई संविधान का के खिलाफ जाके कुछ किया हो। ये एक बहुत बड़ी पावर है, यानी कि इनको इंपीच करना इतना आसान नहीं है, ये भी आप बात समझना। अगर ये मान लीजिए वीटो भी लगा रहे हैं तो अगर ये संवैधानिक तौर के हिसाब से ही लगा रहे हैं, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तभी इनके ऊपर आप इंपीच कर सकते हैं। अगर इन्होंने संविधान में रहते हुए वीटोज लगा दी तब आप कुछ नहीं कर सकते, तब आप इनको ऐसे धक्के से इंपीच नहीं कर सकते हैं फिर अननेसेसरीली। However, the term defined nowhere in the constitution, लेकिन ये अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये इंपीचमेंट की टर्म को कहीं प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया कि जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाएगा। ये द चार्जेस कैन बी प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि आपको पता है कि राज्यसभा एक लोकसभा है, तो दोनों में से कहीं से भी लोग शुरू हो सकते हैं कि भैया हमें इंपीच करना है, ये इंपीच करना है ना, इस चीज के लिए कहीं किसी भी हाउस से ये चीज को फाइल को शुरू किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि पहले लोकसभा से ही शुरू करें या राज्यसभा से।
However, a 14 days notice shall be served to the president before the acceptance of such a resolution. अगर आपको ऐसा रेजोल्यूशन कोई पास करना है लोकसभा या राज्यसभा में, तो वो पास करने से 14 दिन पहले आपको प्रेसिडेंट को क्या भेजना पड़ेगा, एक नोटिस भेजना पड़ेगा। यानी प्रेसिडेंट के पास 14 डेज रहेंगे। तुरंत ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट सुबह आए और उनको शॉकिंग न्यूज मिलती है अखबार में कि आज तो भैया आप इंपीच हो गए हो। हाँ, प्रेसिडेंट सुबह उठ के अखबार देख रहे हैं ना, आज की ताजा खबर कि मैं इंपीच हो गया हूं। ये क्या होता है? तो ऐसा नहीं है, उनको पहले पता होगा, 14 दिन पहले बता दिया जाएगा। Also, that notice must be signed by at least 1/4 members of the total members of that house which initiated the charge. अब चाहे तो वो लोकसभा शुरू करे ये चार्ज को, चाहे राज्यसभा करे, लेकिन ये जरूरी है कि यहां पे जितने भी मेंबर हैं उसके 1/4 मेंबर इस रेजोल्यूशन को जरूर साइन करें, तभी इसको इनिशिएट किया जा सकता है, तभी इस रेजोल्यूशन को शुरू किया जा सकता है, नहीं तो इसकी फाइल भी नहीं बनाई जा सकती। ऐसे ही सेम अगर राज्यसभा में है तो वहां जितने भी मेंबर हैं 1/4 मेंबर को साइन करना पड़ेगा इस रेजोल्यूशन पे, तभी इस प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए फाइल को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट बिल इन दैट हाउस, that impeachment bill must be passed by the majority of 2/3 of the total membership of that house. अब समझना इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कि आपने लोकसभा है एक और एक राज्यसभा है। अब यहां पे लोकसभा में क्या है कि सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे एक आपको चीज बताने जा रहा हूं, समझना इस चीज को। मान लीजिए 120 मेंबर हैं, ये एग्जांपल है, अगेन मैं बोल रहा हूं ऐसा है नहीं है, ये एग्जांपल के तौर पे सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लोकसभा में बहुत मेंबर हैं, ये नहीं समझ लेना कि कहीं 120 ही मेंबर हैं गलती से भी। अब मान लो कि 120 हैं हाइपोथेटिकली, ठीक है, एग्जांपल है ये। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैंने क्या अभी समझाया कि 1/4 अगर फाइल को स्टार्ट करना है, फाइल को, इस फाइल को इंपीचमेंट वाली को स्टार्ट करना है, तो कितने 1/4 मेंबर्स का साइन होने जरूरी है। यानी कि 120 इंटू 1/4 कितना होगा, 30 मेंबर। आप समझिए कि अगर 30 लोगों ने साइन कर दिए यहां पे, 30 मेंबर्स ने लोकसभा के, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको आप प्रोसीड कर सकते हैं। इधर भेजने से पहले ही आप पूरे के पूरे हाउस में इसके ऊपर डिस्कशन होगी। ऐसा नहीं कि तुरंत इसको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, और दोनों जगह पे भेजना जरूरी है। आप अपनी मर्जी से सिर्फ ये नहीं कि एक हाउस ही इसको इंपीचमेंट प्रोसेस को चला के और प्रेसिडेंट को इंपीच कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहां पे देखिए, ये सिर्फ स्टार्टिंग हुई। अब अगर इस बिल को आगे लेके जाना है, यानी कि आप चाहते हैं कि हर बंदे को इस लोकसभा के अंदर पता लग जाए, 120 के 120 बंदों के सामने लेके जाना है अगर, है ना, ये समझिए कि 30 लोगों ने अपना जुट बनाया और ये काम शुरू कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि बाकी के जो 90 लोग हैं वो भी इस पक्ष में हों। तो अब क्या होगा, 120 के 120 लोगों के सामने ये प्रपोजल रखा जाएगा कि भैया ऐसे ऐसे हम इनको इंपीच करना चाहते हैं। अब वो 120 के 120 लोग में से कम से कम 2/3 लोग जो हैं इस पे साइन कर दें। तो 2/3 लोग कितने हो गए 120 के, 3 चौके 12, यानी कि 80 लोग हो गए। ठीक है, कहने का मतलब है कि टोटल इन 30, ये 30 तो है ही थे, लेकिन इसके अलावा 50 लोग और अगर इस पे कर देंगे, यानी 80 लोग टोटल कर देंगे, तो क्या होगा, इसको अब आप आगे फर्दर प्रोसीडिंग के लिए कहां भेज सकते हो, राज्यसभा में भेज सकते हो। यानी कि अब ये जो है पुख्ता काम हो गया इस हाउस में, यानी ये डिसाइड हो गया कि लोकसभा में तो भैया आप इंपीच हो चुके हो एक तरह से, ये समझ लीजिए। देन दैट बिल गोज टू अनदर हाउस विच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये राज्यसभा में जाएगा, यानी अनदर हाउस मतलब राज्यसभा में जाएगा। यही चीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, हो सकता है कि यही काम राज्यसभा शुरू करे और वो फिर कहां भेजे, लोकसभा में भेजे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता रहा हूं। अब राज्यसभा में आ गया ये बिल, समझना। अब यहां पे इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इन्होंने बोल दिया लोकसभा वालों ने और इन्होंने मान लिया, जी नहीं, यहां पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इस बिल की, और देखा जाएगा कि क्या ये चीज होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर इन सब मेंबर्स को ऐसा लगता है कि इन चार्जेस को सस्टेन करना है, तब तो क्या होगा कि प्रेसिडेंट को वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा। और उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए भी यहां पे क्या होना चाहिए, 2/3 मेंबर जो यहाँ के लोग हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए, सपोज कीजिए, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 300 तो नहीं, 90 लोग लिख लेते हैं अभी, है ना। मान लीजिए कि यहाँ 90 लोग हैं, यहाँ 120 हैं, एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ 90 लोग हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि 60 लोग इस बिल पे फिर यहाँ राज्यसभा में भी साइन कर दें, दूसरे हाउस के भी। आपको ये फ्रैक्शन याद रखनी है, 2/3, वो मेंबर कितने भी हो उनके 2/3 लेना है हमें, है ना। तो अगर इन्होंने भी यहाँ पे 2/3 लोगों ने साइन कर दिया, और फिर क्या होगा कि
कि अब ये जो इंपीचमेंट प्रोसेस है ये पुख्ता तौर पे होगी। हेंस द इंपीचमेंट इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। अब ये क्वासी जुडिशियल क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैंने आपको मुद्दे की यह बात बताई है कि अब यहाँ पे पुख्ता काम हो गया कि यानी अब प्रेसिडेंट को इंपीच करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये पुख्ता काम है, इधर वाला हाउस भी और इधर वाला भी, इन दोनों की मिली भगत हो गई है। ये दोनों मिलकर प्रेसिडेंट को इंपीच करेंगे, यानी प्रेसिडेंट को हटाने की कोशिश करेंगे अब। और इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस भेजना पड़ेगा, साथ में ये लगा देंगे बिल कि भैया हम आपके साथ ये करने वाले हैं, आप के कोई सफाई हो तो आप हमसे आके बातचीत कर लीजिएगा, ठीक है। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस को बोलते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये अर्ध न्यायिक होती है, यानी कि कंप्लीटली ये न्याय के अंडर नहीं होती है। न्यायिक मतलब कि जिसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, ये वो वाली नहीं है, ये इसमें क्वासी जुडिशियल बोलते हैं। इसका एग्जांपल अभी अगली स्लाइड में आ जाएगा। And though the nominated members of the parliament do not participate in his election, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मैंने हमेशा क्या बताया था कि पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर है कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल इलेक्टेड मेंबर करते हैं। लेकिन इंपीचमेंट में साला सब करेंगे आगे, है ना। अब ये भी आएंगे कि भैया हम भी इंपीच करेंगे, तुम लेने में ना देने में फिर भी आओगे तुम। ऐसे देखिए, इस तरह से चीजों को आप याद रखिएगा। Okay, they take part in the impeachment process. Also, states legislature do not have role in the impeachment process. अब ये वही बता रहा है, पूरी की पूरी समझिए कि though the nominated members of parliament do not participate in his elections, they take part in the impeachment process. Also, states legislature do not have a role in the impeachment process. यानी कि स्टेट के जो लेजिस्लेचर है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो भी जो है इंपीचमेंट में उनका भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये वही चीज बताने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पे देखिए कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी जो हैं, ये देखिए इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट कर रहे थे ये इलेक्टेड मेंबर जो यहाँ के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट कर रहे थे ये, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। इलेक्शंस में इन्होंने भाग लिया था, हमने देखा, लेकिन अब यहां इंपीचमेंट में ये दोनों के दोनों लोग भाग नहीं लेंगे। समझ गए, दिल्ली और पुडुचेरी खास हैं, इनको ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं क्वासी जुडिशियल का क्या मतलब होता है। क्वासी जुडिशियल बॉडी जो है, ये देखिए, ये आपके मन में यही होगा, है क्या होता है इसका मतलब, तो वही है, आपके यही स्माइली हो आप, है ना, ये आप ही हो। हैज द पावर, इसमें क्या, क्वासी जुडिशियल बॉडी हैज द पावर्स एंड फॉलोज प्रोसीजर सिमिलर टू दैट ऑफ ए कोर्ट ऑफ लॉ। पहली बात तो ये कि इनके पास पावर होती है, और ये जैसे कोर्ट होती है ना, लॉ की कोर्ट होती है हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन्हीं की तरह इनके पास भी पावर है। लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट देखिए एक वाइडर स्केल पे बहुत सारे मसलों को एक साथ हैंडल कर सकती है। कोर्ट के पास हर मसले को हैंडल करने का पावर है। लेकिन जो क्वासी जुडिशियल है, इसके पास केवल और केवल एक पर्टिकुलर दायरा रहता है, एक छोटे मसले को एक पर्टिकुलर जगह में ये लोग हैंडल कर सकते हैं। कोर्ट में तो हर कोई जा सकता है, लेकिन यहां पे आप देखिए कि कोर्ट तो हर मसला सुलझा सकता है, लेकिन ये हर मसले में नहीं आ सकते हैं। हाउएवर देयर पावर्स आर यूजुअली लिमिटेड टू ए वेरी स्पेसिफिक एरिया एंड एक्सपर्टीज एंड अथॉरिटी। एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो ये जहां पे मानवाधिकार का हनन होगा, ये वहीं पे अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये अगर बोले जाए कि कहीं चोरी होगी और आप बोले कि मैं तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाऊंगा कि मेरे घर पे चोरी हो गई, तो ये नॉनसेंस है ना एक चीज, या वहां पे इसका कोई काम नहीं है। ऐसी आप इलेक्शन कमीशन की बात कीजिए। अब मान लो कि आपके ह्यूमन राइट्स का किसी ने हनन कर दिया और आप पहुंच गए इलेक्शन कमीशन के पास कि भैया मेरी हेल्प करो। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, वो कहेगा हमारी पावर में नहीं है भैया, ये समझो, या तो आप कोर्ट में जाओ या NHRC में जाओ। अब यहां पे देखिए, जैसे इलेक्शन कमीशन की मैं बात करता हूं, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ये क्या करेगा, सिर्फ रिजोल्व करेगा डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शंस, यानी कि इसके पास केवल और केवल एक ही अधिकार है, इलेक्शंस के अंदर जो डिस्प्यूट है उनको सोल्व करने का। वो ये रिपोल करवा सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है कैंडिडेट्स को, एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इलेक्शंस, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये केवल और केवल एक जगह पे लिमिटेड है, इलेक्शन के अंदर ही लिमिटेड है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन क्या है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ये मैंने आपको मतलब बता दिया। अब आइए पावर्स की बात करते हैं प्रेसिडेंट की। अच्छा, तो अब लोगों ने इनको इंपीच तो कर दिया, है ना, ये तो हमने पढ़ लिया, प्रेसिडेंट को दुखी किया इन्होंने। अब प्रेसिडेंट चलाएंगे अपना डंडा। अब इनके पास डंडा क्या है, पावर क्या है, अब वो हम समझते हैं। आप देखिए, इनके पास यूजुअली होती तो 7 तरह की पावर है, लेकिन 1-2 पावर मैंने एक्स्ट्रा लिख दी, मेरा दिल कर रहा था, तो बस ऐसे ही है ना। अब जैसे जो अपॉइंटमेंट वाली पावर है वो लेजिस्लेटिव में ही आ जाते, बट मैंने थोड़ा सेपरेट करके दिखा दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एक है लेजिस्लेटिव पावर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशियल, और अपॉइंटमेंट वाली लेजिस्लेटिव में ही आ जाती है। फिर एक वीटो है, एक डिस्क्रिशनरी है, एक ऑर्डिनेंस की पावर है, पार्डनिंग की पावर है और इमरजेंसी की। ये सारी की सारी पावर्स के बारे में अभी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं,
आइए अब इनकी पावर्स के बारे में बात करते हैं। पहली है एग्जीक्यूटिव पावर। देखिए कि सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं, बहुत सारी पावर्स मैंने अभी बताई आपको, पहले यही वाली डिस्कस करेंगे कि ये कितने शक्तिशाली हैं। है ना, शक्तिमान की तरह। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो होते हैं ना, वो इन्हीं के नाम पे लिए जाते हैं। चाहे तो आप पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, कुछ भी पारित कर रहे हैं, तो यानी कि नाम सिक्का इन्हीं का चल रहा होता है। विदेश में भी जा रहे हैं तो वहां भी कुछ कर रहे हैं तो इन्हीं के नाम पे कर रहे हैं, है ना, सब कुछ इन्हीं के बिहाफ पे हो रहा है। बेशक से ये एक टिटुलर हेड है या कहीं की नाम के ही हेड है, लेकिन हर जो चीज होगी इन्हीं के नाम पे होगी। फिर जो ये क्या करते हैं प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्ट्रीज जो है उनको भी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि एग्जीक्यूटिव वर्क के अंदर ही इनका अपॉइंटमेंट का भी सारे का सारा आ जाता है। सबसे पहला काम, पीएम को कौन अपॉइंट करेंगे, ये करेंगे। पीएम के एडवाइस पे मिनिस्ट्रीज को कौन अपॉइंट करेंगे, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर, ये करेंगे। अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। कैग को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन करेंगे अपॉइंट, ये करेंगे। अदर कमिश्नर जो है या फिर चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी है, या फिर गवर्नर्स ऑफ स्टेट है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन है, मतलब कोई भी बड़ी पोस्ट है उसके अंदर उनको अपॉइंटमेंट का काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन यही काम अगर स्टेट लेवल पे देखना होता है तो गवर्नर करता है। अब यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट यही है कि जो मेन बड़ी पोस्ट है, स्टेट में तो छोटी पोस्ट आ जाती है, कोई नहीं इतना पूछने वाला स्टेट के बारे में। मेन बात करेंगे हम भारत के हिसाब से बात करनी है, तो यहां पे आप देखिए कि सब अपॉइंटमेंट्स कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं। अब आप देखिए, ही अपॉइंट्स इंटर स्टेट काउंसिल एंड ही इज वन हु कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया एंड डिसाइड्स ऑन द मैटर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एनी ट्राइब एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी कि किसी भी, एक तो इंटर स्टेट काउंसिल्स कोई बनानी है, या फिर किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है, या कहीं पे शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया घोषित करना है, तो ये सब काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर आता है। इसके अंदर अब देखिए, ये तो एग्जीक्यूशन की होगी बात कि क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट में क्या कर रहे हैं। अब सेकंड बात होगी पावर्स की इनके अंदर, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब कि कानूनी पावरें क्या क्या है इनके पास। अब उसके अंदर देखते हैं तो ही समॉन्स एंड प्रोरोग्स द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व्स द लोकसभा। ये क्या कर सकते हैं, ये कभी भी किसी भी पार्लियामेंट के सेशंस को बुला सकते हैं और ये डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को, ये पावर है इनके पास। फिर समॉन्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विच इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट चाहे तो ये दोनों हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा की एक ज्वाइंट मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। आप देखते हैं ना, वो संसद में आते हैं लोग, कुछ नेता होते हैं जिनको आपने सिलेक्ट करके आगे भेजा होता है, वो एकदम सफेद सफेद कपड़ों में होते हैं और आपस में जूते चप्पलें चल रही होती हैं, तानाशाही चल रही होती है, ये कर दिया तुमने, वो कर दिया, तो वो ये वही उन्हीं की बात हो रही है, तो उन्हीं की एक ज्वाइंट सिटिंग भी हो जाती है। फिर बड़ा एंटरटेनमेंट होता है, बिग एंटरटेनमेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट का जिस दिन बड़ा एंटरटेनमेंट देखने का मन है, वो क्या करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग को बुला लेंगे। ये सब तरीके हैं मेरे याद करवाने के, इसको आप पर्सनल लेवल पे मत लेके जाइएगा, नहीं तो आप कुछ नहीं याद कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर देखिए स्पीकर कौन होंगे, तो स्पीकर होंगे लोकसभा के जो स्पीकर हैं वही इस ज्वाइंट सेशन के स्पीकर माने जाएंगे। फिर नॉमिनेट जो करते हैं, मैंने अभी इतनी देर से मैं चिल्ला रहा था, नॉमिनेटेड हेड, नॉमिनेटेड मेंबर्स, इंपीचमेंट में ये भी पार्ट लेते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में ये पार्ट नहीं लेते हैं। कौन है ये नॉमिनेटेड लोग जिन्होंने इतना परेशान कर रखा है? अभी तक आप यही सोच रहे थे, इलेक्टेड का तो समझ आ रहा था, नॉमिनेटेड कौन थे? तो वही बता रहा हूं आपको, सुनते क्यों नहीं, खून जला रहे हो तुम मेरा। कि 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो हैं, राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, इनके पास पावर है। From amongst people having achievements in art, literature, science, social service and ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने, जैसे मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर साहब हैं, अब प्रेसिडेंट चाहे तो उनको, आई थिंक ये हुआ भी है कि उनको राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा के एक मेंबर के तौर पे। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कोई बड़ी बड़ी अचीवमेंट की हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैंने लिखा है, उनको ये लोग डायरेक्ट नॉमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है, उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए नॉमिनेट किया गया है यहाँ राज्यसभा में, इसीलिए उनको प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता। लेकिन जब इंपीचमेंट होती है तो वहां पर उनको ये अधिकार जरूर दिया गया है। उनको भी बेचारों को कोई अधिकार तो देंगे ना, ऐसा थोड़ी उनको ऐसे ही रख लिया लाके। फिर इसके अलावा 2 और मेंबर्स हैं जिनको कि प्रेसिडेंट लोकसभा में, समझना ये लोकसभा की बात हो रही है, ये ऊपर राज्यसभा, ये जो 12 मेंबर की बात हुई है ये राज्यसभा की बात हुई है आरएस की, और जो लोकसभा की बात हो रही है वहां पे क्या है 2, राज्यसभा में कितने 12, ठीक है। नॉमिनेटेड की बात हो रही है, तो लोकसभा में ये 2 नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोकसभा के अंदर, और वो 2 नॉमिनेटेड पहले कौन होते थे, एंग्लो इंडियन
कम्युनिटी के होते थे। अब एंग्लो इंडियन क्या है, जैसे कि कुछ आपको पता है कि बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों ने राज किया भारत के अंदर, तो अब भारत तो एक सेकुलर कंट्री ठहरा, ये किसी एंगल से डिस्क्रिमिनेशन करता नहीं है। तो उन्होंने यहाँ की लड़कियों से शादियां कर ली और बाद में उनके बच्चे भी हो गए, तो फिरंगी टाइप हो गए, है ना। तो वो एंग्लो इंडियन क्या था, अब ये इस चीज को बहुत लंबा समय हो गया है ना, तो वो एक तरह से क्या हो गया, माइनॉरिटी हो गए, बहुत ज्यादा माइनॉरिटी में हो गए, क्योंकि लगभग सारे अंग्रेज चले गए थे, कुछ ही लोग थे जो यहाँ रह गए थे। तो उनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि अदरवाइज तो वो कभी भी फिर इलेक्शंस के अंदर तो जीत ही नहीं पाएंगे, है ना, समझिए इस चीज को। तो उन्होंने क्या किया कि 2 मेंबर हमेशा लोकसभा के अंदर इनके नॉमिनेट प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ऐसा बहुत लंबे समय तक हुआ, लेकिन अब क्योंकि देश के अंदर ये एंग्लो इंडियंस, अब आप देखिए कि कौन उनको पहचानेगा। पहली बात तो उनकी तादाद वैसी कम हो चुकी है, और दूसरी बात यह है कि जो लोग हैं भी हैं अब वो बिल्कुल इंडियंस ही दिखाई देते हैं। कोई उनको देख के ये नहीं बोल सकता कि ये एंग्लो इंडियन है, क्योंकि वो जनरेशन काफी चेंज हो चुकी हैं अब। तो इस वजह से इनको अब ये नॉमिनेशन देने का कोई सेंस नहीं बैठता। तो अब नया बदलाव क्या किया गया है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2019। ध्यान देना, ये सीधा आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर कि कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें कि एंग्लो इंडियंस की जो सीट्स हैं उनको एबॉलिश कर दिया गया है, और ये सीट्स जो दी गई हैं SC ST कैटेगरी के लोगों को दे दी गई हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह को दे दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो एंग्लो इंडियन सीट है 114वीं कह रहे हैं 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके तहत काटी गई है। ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इनको एबॉलिश किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना बड़ा नोट बना के लिखा है। नेक्स्ट है, हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स सच एज मनी बिल, सीकिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। कहीं पे भी ये आ जाए कि अगर आपको एक्सपेंडिचर करना है कंसोलिडेटेड फंड से, तो किसकी परमिशन लगेगी, प्रेसिडेंट की। मनी बिल की बात करें कि मनी बिल पे कौन साइन करेगा अल्टीमेटली, तो वो प्रेसिडेंट ही करेंगे। और मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसको कि ये रिटर्न नहीं कर सकते, इस पे करना ही पड़ेगा इनको साइन। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वीटो का इस्तेमाल कई जगह पे कर सकते हैं, कई जगह पे नहीं, अभी सब देखेंगे इनके बारे में। ही कैन विद होल्ड हिज असेंट टू बिल्स, रिटर्न द बिल्स टू द लेजिस्लेचर, अप्लाई पॉकेट वीटो टू बिल्स एटसेट्रा। यानी कि अब ये देखिए एक बिल है, मान लो कि लोकसभा से पारित होके अब वो कहां पे पहुंचा, वो पार्लियामेंट बोल देते हैं, लोकसभा क्यों बोल रहे हैं इनको, पार्लियामेंट बोल देते हैं। पार्लियामेंट से पारित होके ये बिल कहां पहुंचा, ये प्रेसिडेंट के पास पहुंचा। अब प्रेसिडेंट ने देखा कि भैया ये बिल मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, इसको वापस भेज देंगे इनके पास कि चलो रिकंसीडर करो तुम लोग। अब क्या होगा कि अगर ये लोग वापस से रिकंसीडर करके प्रेसिडेंट को भेज देंगे, तो फिर प्रेसिडेंट को इस पर साइन करने ही पड़ेंगे, या फिर अगर साइन नहीं करना चाहता प्रेसिडेंट तो उनके पास ऑप्शन है कि वो इसके ऊपर वीटो लगा दें। वीटो भी कई तरह की होती है, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, जिनके बारे में हम आगे अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, यूजुअली नहीं लगाते हैं, बट भारत के इतिहास में ऐसा 3 या 4 बार ही हुआ कि जब प्रेसिडेंट ने वीटो अप्लाई की है, वो वीटो के सेशन के अंदर देख लेंगे हम लोग। तो ये एक चीज होगी, या फिर एक काम कर सकते हैं, वो सीधा सीधा उस बिल को साइन कर दें, है ना, पहली बार में ही साइन कर दे। यूजुअली पहली बार में ही हो जाता है, ज्यादातर ऐसे पंगों में प्रेसिडेंट साहब भी फंसते नहीं है। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, यानी कि ये अपने अध्यादेश जो है जारी कर सकते हैं प्रेसिडेंट, चाहे पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब भी, लेकिन ये खुद से नहीं ऑर्डिनेंस जारी कर सकते। इसके लिए इनको PM की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की परमिशन, या फिर कहिए कि उनके बोलने के ऊपर ये लोग ऐसा कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आप देखिए नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की, ही लेज द रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, कैग एंड UPSC बिफोर द पार्लियामेंट। अब मैंने क्या बताया, एक काम कर रही है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, और प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट को क्यों हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ वो डील कर रहे हैं लेजिस्लेटिव बॉडी के साथ, है ना। तो हमने बोला था कि एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, बताया था ना ये आपको, और भी आते हैं लोग, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब लोग आते हैं। लेकिन अब ये प्रेसिडेंट क्या है, ये इन पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज यही तो है, कैग हो गया, UPSC हो गया, फाइनेंस कमीशन, इनसे इनकी रिपोर्ट ली जाती है। वो सारी की सारी रिपोर्ट अब क्या अपने पास रख के बैठ जाएंगी क्या, जी नहीं। अब वो रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं मेंशन्ड, वो सब किसको शेयर करते हैं, ये पार्लियामेंट को, जिसके बिहाफ पे पार्लियामेंट आगे फर्दर डिसीजन लेती है। ये डेवलपमेंट के डिसीजन हो गए, ये चीजों को कैसे आगे चलाना है, ये सब चीजें देखती है। इसके आगे है, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। कोई भी डिमांड जो है ग्रांट के लिए वो पारित नहीं की जा सकती जब तक कि उसको प्रेसिडेंट रिकमेंड ना कर दें, है ना। ऑल्सो ही कंस्टिट्यूट्स ए फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हर 5 साल के बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक फाइनेंस कमीशन बनाएंगे जिसका काम होता है कि वो सेंटर
और स्टेट दोनों के बीच में रिसोर्सेज को, टैक्सेस को, या जैसे भी वेल्थ है उसको कैसे वो रेवेन्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरी पावर का डिस्कशन करते हैं, जुडिशियल पावर जो है प्रेसिडेंट की। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो अपॉइंट कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, कौन? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। एंड अदर जजेस को भी, जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हैं या हाई कोर्ट के अदर जजेस हैं, उनको भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। साथ में ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। कोई भी क्वेश्चन हो जाए लॉ का, उसके ऊपर ये किसकी राय ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जज की, हाई कोर्ट की किसी भी जज की राय ले सकते हैं, कोई इनको मना नहीं कर सकता। ठीक है। ही कैन ग्रांट पार्डन एटसेट्रा, ये पार्डन भी दे सकता है, तो पार्डन के लिए एक अलग से पूरा का पूरा मैंने बनाया है स्लाइड, वो उसमें देखेंगे। ठीक है भाई। तो ये इनकी पावर है जुडिशियल वाली, यानी कि जुडिशरी भी इनके अंडर ही आती है एक तरह से। अब इमरजेंसी कंडीशंस में देखते हैं। इमरजेंसी देखिए क्या होता है, इमरजेंसी पावर तब लगती है जब देश किसी युद्ध में हो, या कोई ऐसे राइट्स हो जाएं देश में, बहुत मेजर स्केल पे हो जाएं, या फिर कि देश में मान लीजिए कि पैसे ही खत्म हो जाए एकदम से। जैसे एग्जांपल के तौर पर भी डिमोनेटाइजेशन आई, वो तो चलो हमने की, लेकिन ऐसा कोई केस आ सकता है ना कि देश में पैसा खत्म हो गया एकदम से, देश दिवालिया हो गया। तो ये सब चीजें क्या है? ये है इमरजेंसी की कंडीशन। अब इमरजेंसी तीन तरह की है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो आती है आर्टिकल 352 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी, इसके आर्टिकल सीधा सीधा पूछ लेते हैं। ये जितना भी प्रेसिडेंट का टॉपिक है ना, इसको रट डालो, क्योंकि हर बार जो क्वेश्चन आता है वो प्रेसिडेंट से ही आता है ज्यादातर। इसीलिए तो इतना लंबा सेशन जा रहा है, इसीलिए तो इतनी डिस्कशंस कर रहे हैं प्रेसिडेंट में, नहीं तो करते ही क्यों अगर इंपॉर्टेंट ना होता तो। ठीक है। और सेकेंड हो गया प्रेसिडेंट्स रूल, या फिर हम इसको कह देते हैं स्टेट इमरजेंसी भी बोल देते हैं, ये है आर्टिकल 356 के तहत। फिर तीसरा क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको हम आर्टिकल 360 के तहत बोलते हैं। ठीक है। हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लग सकती है? ड्यू टू थ्रेट टू द फाइनेंसिस स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया। लेकिन ऐसा कभी भी आज तक हुआ नहीं है कि हमारे देश में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो, क्योंकि हमारे पास हमने बिलियंस ऑफ डॉलर रिजर्व करके रखे हुए कि बाई चांस कभी ऐसी नौबत भी आ जाए तो हमारे पास वो इतने डॉलर से कि 6 महीने तक तो हम फिर भी सर्वाइव कर सकते हो सकता है उससे लंबे समय तक भी हम सर्वाइव कर पाए। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं जब बड़े बड़े लोग इकोनॉमिस्ट हैं, वो आप देखिए कि बड़े बड़े गवर्नर भी जो है आरबीआई वगैरह के, वो रिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली पैसे निकाले जा रही है और इस फंड से भी जो है पैसे निकालने की कोशिश करती रहती है। उसका कारण यही है कि गवर्नर्स खुद हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया अपना देश कभी भी दिवालिया हो सकता है, आपने जो बैंकों में पैसे रखे हो कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा भी हाल चल रहा है ना। तो अगर गवर्नमेंट निकालती रहेगी कंटिन्यूसली ऐसे फंड में से भी पैसे, तो फिर समस्या किसके लिए खड़ी होगी? अपने लिए ही खड़ी होगी ना। और उसमें से निकाल निकाल के हम ये दिखाते रहेंगे हम बहुत विकास कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या वाली चीज है। फिर आप देखिए कि नेशनल इमरजेंसी जो लगती है, ये आर्टिकल 352 के तहत कब लगती है? जब किसी वॉर में है हम, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, या आर्म्ड रिबेलियन हो गया, तब। इसका केस मैं बताता हूँ। नेशनल इमरजेंसी के 3 केसेस के बने हैं आज तक भारत के अंदर। 1962 में चाइना के साथ जब हमारा वॉर हुआ तब नेशनल इमरजेंसी लगी। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ तब नेशनल इमरजेंसी लगी। 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हुई तब ये लगी। उस टाइम पे फखरुद्दीन जी थे जो वो प्रेसिडेंट थे और इंदिरा गांधी का राज था। आपको मालूम होना चाहिए 1975 के आसपास की बात है ये। और उन्होंने जितने भी उनके राइवलरी थे, इंदिरा गांधी ने सबको कहां पे? जेल में डलवा दिया था। और उस टाइम पे उनके जो मेन राइवलरी थे जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है। वो जनता दल के थे और ये कांग्रेस की थी। और ये जो है आपको पता है कि इंदिरा गांधी जो है वो पावर को सेंट्रलाइज करने में बहुत ज्यादा बिलीव करती थी और बहुत ज्यादा एक इनको दुर्गा का रूप बोला जाता था, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्यूरियस थी ये उस टाइम पे, है ना। और इस वजह से इन्होंने देखिए ये बोल के कि हमारे देश को आउटर और इंटरनल दोनों तरफ से खतरा है, ये बोल के इस इमरजेंसी को लगाया था। जैसे कि मैंने बोला ये एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगती है, तो इसमें दोनों चीजें बोल दी गई कि ये एक्सटर्नल भी खतरा हमारे देश को और इंटरनल भी खतरा, ये बोल के यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई। और जो भी इनके विरुद्ध थे लोग, सबको जेलों में भरवा दिया था। ऐसा भी किया था इन्होंने, है ना। तो आप ये देखिए कि आज तक भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया जो इन्होंने करके दिखा दिया। तो यही तो कमाल है ना भाई, यही तो पावर होती है, इसी को रियल पावर बोलते हैं। हम तो ऐसी छोटी मोटी पोस्ट अपने को मिल जाए कहीं तो हम ऐसे ही खुश होते रहते हैं कि हम पावरफुल बन गए, पावर मिल गई। कुछ पावर नहीं है, वो असली पावर ये है ना, जो कि अब सिर्फ मोदी जी के पास है और किसी के पास नहीं है। अब देखिए स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं तो ये होता है कि ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दी स्टेट, अगर किसी स्टेट में कोई राइट हो रहा है या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होगी किसी स्टेट में, या फिर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? 356 आर्टिकल के तहत स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। यूजुअली प्रेसिडेंट रूल लोगों को ऐसा लगता है कि नेशनल इमरजेंसी को बोलते हैं, नहीं, प्रेसिडेंट रूल को यूजुअली हम क्या बोलते हैं?
स्टेट इमरजेंसी के लिए बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये कंफ्यूज मत करना। और ये तो लगती रहती है कभी कहीं, जैसे कि आप देखिए पंजाब के अंदर लगी थी, तो पंजाब में जब 1984 के अंदर दंगे हुए उसमें लगी है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं बता रहा हूँ आपको। आइए अब पांचवी पावर डिस्कस करते हैं, प्रेसिडेंट की वीटो पावर। आर्टिकल किसके तहत है ये? आर्टिकल 111 के तहत है वीटो पावर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज 3 टाइप्स ऑफ वीटो पावर। पहली कौन सी है? एब्सोल्यूट वीटो, दूसरी है सस्पेंसिव वीटो, तीसरी है पॉकेट वीटो। अब आप समझना कि एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या है। इसमें प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है, ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या करती है, प्रेसिडेंट साहब के पास, प्रेसिडेंट ये इनका मुकुट बना देते हैं थोड़ा सा, है ना, देखने में प्रेसिडेंट लगे, तो इनके पास एक बिल भेज देती हैं। अब उनकी मर्जी है इसको साइन करें या इनको विद होल्ड कर लें। अगर इन्होंने अपने पास ही रख लिया बिल, एंड द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, यानी कि अगर इन्होंने इसके बाद इसको पारित नहीं किया, इसको यहीं पे खारिज कर दिया, एब्सोल्यूट वीटो लगा दी इसके ऊपर, तो अब ये बिल जो है ये कोई भी लॉ नहीं बन सकता आगे। कहने का मतलब है ये खत्म हो गया, ये मामला ही खत्म कर दिया इन्होंने, क्या लगा के? एब्सोल्यूट वीटो लगा के। लेकिन इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि तीनों में से कोई एक वीटो लगानी है। अब ऐसा नहीं है कि पहले वो वीटो लगा दी, फिर ये वीटो लगा दी, फिर ये वीटो। जब इनके पास आ गया तो इनकी मर्जी है, तीनों में से एक वीटो तो इनको लगानी है, तो एक ही बार लगेगी, ऐसा नहीं कि बार बार वीटो लगाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर ये इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं। 1954 में क्या हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विद हेल्ड कर लिया था एक मतलब कि बिल को, वो था पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल, है ना। और ऐसे ही आप देखिए कि दूसरा केस है, मैं बताता हूं, आर वेंकट रमन जो हैं 1991 में उन्होंने विद हेल्ड किया था एक बिल को, जो था एमपीज की सैलरीज के ऊपर, बिल की सैलरीज को रिवाइज करना है या उनके अलाउंसेस को रिवाइज करना है। तो ये एग्जांपल के तौर पे बताए दो ऐसे इंसिडेंट जबकि एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया प्रेसिडेंट ने कि नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। अब ये क्या होती है? ये होता है रिटर्निंग द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने एक बिल इनके पास भेजा, अब इनको पसंद नहीं आया बिल, इनकी मर्जी है ना, राजा लोग, तो इन्होंने क्या बोला, सस्पेंसिव वीटो लगाता हूं, वापस भेजो इनके पास, तो वापस भेज दिया गया, यानी रिटर्न कर दिया गया। अब इसका एग्जांपल बोलें तो 2006 के अंदर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या किया था, सस्पेंसिव वीटो लगा के इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल जो आया था इनके पास, उसके ऊपर सस्पेंसिव वीटो लगाई और वापस भेज दिया। हाउएवर द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन टू द लेजिस्लेचर ओनली वंस, आफ्टर दैट ही हैज टू गिव हिज कंसेंट, यानी कि एक बार आपने सस्पेंसिव वीटो लगा के यहां भेज तो दिया, लेकिन अगर दोबारा से पार्लियामेंट ने वापस से आपके पास भेजा तब आपको साइन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये एक समस्या है इसके साथ। तीसरी बात करते हैं पॉकेट वीटो की। इसमें क्या है, टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल सेंड टू द प्रेसिडेंट। अब देखिए कि आपके पास बिल आया और आप इसके ऊपर घुग्गी मार के बैठ गए कि भैया यहां तो मैं बैठ गया हूं, अब मेरी मर्जी, मैं इस पर साइन करूं मैं ना करूं। आपके पास पड़ा है बिल तो पड़ा है, मतलब आपने नहीं करने साइन तो नहीं करने, मेरी मर्जी, नहीं करता साइन, तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। यानी कि आपने अपनी पॉकेट में डाल लिया बिल, भैया अब ये ना आपको मिलता वापस, तो ये होगी पॉकेट वीटो। ठीक है, अब देर इज नो टाइम लिमिट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन विच द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट और साइन द बिल। इसी वजह से ये एक बहुत पावरफुल चीज है कि प्रेसिडेंट इसको एक लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं, और संविधान में कहीं नहीं लिखा कि इसको इतने टाइम के अंदर अंदर ही आपको पूरा साइन करके देना है, कहीं भी नहीं मेंशन है, तो अब इनकी मर्जी है। जबकि यूएस में ऐसे नहीं होता, वहां पे एक शॉर्ट टाइम देते हैं कि इस टाइम के अंदर अंदर ही प्रेसिडेंट को करना है ये साइन। हेंस ही हैज ए बिगर पॉकेट देन द अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है, कारण मैंने बता दिया। अब 1986 में क्या हुआ, प्रेसिडेंट जैल सिंह जो थे, यानी जैल सिंह, उन्होंने अप्लाई की थी पॉकेट वीटो किस पे, इंडियन पोस्ट ऑफिस की अमेंडमेंट बिल पे। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको बताया है। फिर जो प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ही इज बाउंड टू गिव असेंट टू सच बिल्स। अगर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट की जा रही है तो भैया ये जो है ये पार्लियामेंट की सहमति से हो रही है, तो पार्लियामेंट ने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल प्रेसिडेंट के साहब के पास भेजा और आप सोचें कि प्रेसिडेंट उसको पारित ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। प्रेसिडेंट कोई वीटो नहीं लगा सकता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाले बिल के ऊपर। ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो हम पढ़ते जा रहे हैं, 86, 42, 97, 104वीं, है ना, ये सब वही है। अब है पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के अंदर क्या होता है, ये आर्टिकल कौन सा है, 123 नंबर आर्टिकल है। एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट ओनली व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन और व्हेन ओनली वन हाउस इज इन सेशन। मान लीजिए कि हाउसेस देखिए इनका अलग अलग टाइम होता है सेशन का, तो अगर दोनों हाउसेस सेशन में ही नहीं है तब भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस
पास कर सकते हैं, या फिर कोई एक ही हाउस जो है वो सेशन में है। हाउस क्या मतलब, लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है। तो अगर एक ही हाउस सेशन में, तब भी ये ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए होता क्या है कि द ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक ऑफ इट्स रीअसेंबली। यानी जब भी पार्लियामेंट लगेगी, ठीक है, उसको 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसको अप्रूव करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे, और ये लगभग देखिए कि हर 6 महीने के बाद तो पार्लियामेंट की बैठक होनी ही है, ये अनिवार्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 महीने तक ये मैक्सिमम रह सकता है, प्लस साथ में 6 हफ्ते जो पार्लियामेंट अपना टाइम ले उसको अप्रूव करने में। यानी कि 6 महीने और 6 हफ्ते, 6 मंथ प्लस 6 वीक जो है, ये इस ऑर्डिनेंस की लाइफ है। यानी कि इसके बाद इसको लॉ बनना ही पड़ेगा। ऑर्डिनेंस सिर्फ एक बिल है, यानी कि ये अभी लॉ नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने अध्यादेश पारित किया है। आगे अगर पार्लियामेंट के भी ठप्पे ठुप्पे लग जाएंगे तो फिर ये उसके बाद क्या हो जाएगा, लॉ बन जाएगा ये पूरे का पूरा। ही कैन इशू एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। यानी कि ये ऑर्डिनेंस ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से पास कर दें, ये तभी पास करेंगे जब पीएम साहब ने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर एक डिसीजन लिया और इनको बोला कि भैया पास कर दीजिए, तो ही ऐसा करेंगे, अदरवाइज इनकी मर्जी है, नहीं करेंगे। ठीक है, समझे। अब आगे देखिए, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आती है आर्टिकल 72 के तहत। जो मेन आर्टिकल है मैं सब बताता जा रहा हूं आपको। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, कम्यूटेशन, रिमिशन डिस्पाइट टू एनी पर्सन कन्विक्टेड इन एनी यूनियन लॉ और बाय कोर्ट मार्शल और केसेस ऑफ डेथ पेनल्टी। अब किसी के ऊपर मान लीजिए कि कोई चार्जेस लगे, है ना, और उसने कोई यूनियन का लॉ ब्रेक किया है, या फिर उसका कोर्ट मार्शल हो रखा है, या फिर उसको डेथ पेनल्टी मिल रखी है, तो ऐसे केस में जो फाइनल सुप्रीमेसी कौन है, प्रेसिडेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसको फांसी पे लटका दिया जाए, तो वो बंदा दया याचिका लेके किसके पास जा सकता है, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन हर कोई नहीं जा सकता, इसमें भी कुछ प्रोविजंस है बहुत सारे, है ना। तो वो जब जाएगा तो प्रेसिडेंट की मर्जी है, अब वो चाहे तो उसको क्षमादान दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो उसकी कंडक्ट के ऊपर रहेगा। इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर एंड द गवर्नर ऑल्सो हैज दोज पावर्स अंडर आर्टिकल 161। सेम ही पावर गवर्नर्स के पास भी है पार्डनिंग की। लेकिन क्या गवर्नर किसी की फांसी को रोक सकता है क्या? गवर्नर कांट पार्डन ए डेथ सेंटेंस। गवर्नर जो है किसी की भी फांसी की सजा को नहीं रोक सकता। नॉर ही इंटरफेयर इन दी कोर्ट मार्शल केसेस, ना ही वो कोर्ट मार्शल केसेस के अंदर अपनी टांग फंसा सकता है। बाकी छोटे मोटे केसेस में वो पार्डन दे सकता है। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज दिस पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है पूरी की पूरी, उसकी एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट जो है इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल अपनी और अपनी मर्जी से ही करेंगे। अब मान लीजिए कोई आतंकवादी है, उसको फांसी देनी है, तो उसने प्रेसिडेंट साहब से बात की कि प्लीज़ मेरे को आप फांसी की सजा के बजाय उम्र कैद दे दीजिएगा, और बाद में प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी से ही दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कशन करने के बाद ही वो इस डिसीजन पे पहुंचेंगे। फिर आगे आते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये डिस्क्रिशनरी मतलब अपनी समझ से जो वो पावर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम व्हेन नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा और व्हेन द पीएम इज इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। समझना, अगर पीएम की अपॉइंटमेंट करनी है, यूजुअली तो पीएम की अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं होती है, आपको पता है कि इलेक्शंस होते हैं उसके बाद ही अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी भी पार्टी की एक ऐसा सिनेरियो है कि क्लियर मेजोरिटी ना हो, है ना, पलट के सब इधर उधर, तो क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा सारी की सारी लोकसभा राज्यसभा वालों को। तो वहां पे क्या है कि अगर डिसॉल्व हो गया तो अब पीएम किसी को तो बनाना पड़ेगा ना, तो ये टेम्परेरीली किसी को भी पीएम नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा ये कि पीएम की मान लो डेथ हो जाए इमीडिएटली और उनका सक्सेसर नहीं है कोई, यानी कि एक तरह से आप समझिए कि पीएम के सेकंड हैंड कोई भी नहीं है जो उनका कार्यभार को संभाल पाए, तो फिर वहां पे भी ये एक व्यक्ति को पीएम बना सकते हैं। फिर उसके आगे है डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कांट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। अगर कॉन्फिडेंस मोशन को प्रूव नहीं कर पाते हैं लोकसभा के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इनको भी ये प्रेसिडेंट साहब डिसमिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। वही तो मैंने समझाया ऊपर कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी मेजोरिटी को लूज कर दिया है तो फिर क्या होगा, उस केस में ये डिसॉल्व कर देंगे लोकसभा को, और उस केस में ही फिर ये आगे किसी को भी फॉर द टाइम बिंग पीएम बना सकते हैं। यूज ऑफ सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ बिल्स, ये तो मैंने पहले ही बताया कि कोई बिल आता है तो उसके केस में ये सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी समझ के हिसाब से। इनको लगता है कि ये सही नहीं है तो ये वापस भेज सकते हैं, फिर वापस अगर बिल आ गया तब फिर इनको साइन करने ही पड़ेंगे। तो ये हो गई इनकी पावर्स, ठीक है। अब ये देखिए, मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं इधर हो जाता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये है माइंड मैप, तो ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं,
कि ये आप जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं ना आपको, सब इन माइंड मैप्स में लिखी हुई हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे इम्पीचमेंट वगैरह का लिखा हुआ है, फिर आगे पावर्स का लिखा हुआ है, ये माइंड मैप बना के है, वीटो पावर का लिखा हुआ है, आपको और डिटेल में देखना है तो ये सब, और ऑर्डिनेंस की पावर का लिखा हुआ, पार्डनिंग की पावर का लिखा हुआ है ना। तो ये जितने भी हैं, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की जरूरत है, हमने आर्टिकल्स भी यहाँ लिख दिए हैं। तो ये आप एक बारी देख लीजिएगा। अगला सेशन जो हम करने वाले हैं वो वाइस प्रेसिडेंट का करेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। तो ये सारे के सारे देखिए, जो इसकी पीडीएफ मिलेगी क्लास नोट्स की, उसके अंदर वो माइंड मैप्स भी होंगे, तो आप इजीली उनको पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। आई होप कि आज का सेशन थोड़ा लंबा तो था, लेकिन आपके काम का था, आपको समझ आया होगा। और क्योंकि इसमें मैंने बहुत वक्त लगाया है इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको सच में मजा आया हो, क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर है तो उसको देखने में मजा तो आता ही है, आई नो कि आपको मजा आया होगा। अगर सच में जेन्युइन लग रहा है कि हमने जी जान से एफर्ट लगा दिया, मैंने एक एक शब्द का मतलब आपको समझा दिया, आपके माइंड में मैंने क्लैरिटी क्रिएट कर दी हो, तो एक काम करना भाई, आप प्ले स्टोर पे जाके ना हमारी जो ऐप है, जीवी कक्षा ऐप है ना, यही है ना अपनी ऐप जीवी कक्षा ऐप, इसको जाके 5 स्टार रेटिंग देना और अपना एक पॉजिटिव फीडबैक और पॉजिटिव कमेंट जरूर छोड़ना कि क्यों आपको ये अच्छी लगी। ठीक है भाई, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।